हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 1 जनवरी 2022 का सीटेट पेपर 1 का जो मैथ्स का पेपर आया हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। यदि उच्च स्कूली कक्षाओं का 2/9 भाग गणित की शिक्षिका है, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या बताना है। तो हमें बड़ा क्वेश्चन देके डरना नहीं है, सिंपल क्या करना है, एक एक स्टेप क्या कह रहा है हमें करते जाना है। पहले क्या कह रहा है कि स्कूल में 96 कुल शिक्षिका है। इनमें से हाई स्कूल में कितनी पढ़ाती हैं, उच्च स्कूली कक्षा में हाई स्कूल में पढ़ाती है 3/8 बार। टोटल टीचर कितने हैं, टोटल टीचर है 96। इसमें से कितनी पढ़ाती है उच्च स्कूल में, उच्च स्कूल में पढ़ाती है 3/8 बार। बराबर कितना, काट देंगे 12 36 टीचर जो है वो उच्च स्कूल में पढ़ाती है। क्या है, मतलब हाई स्कूल में उच्च कक्षा में पढ़ाती है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। फिर अगला क्या है, अगला क्या कह रहा है, यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का जो हाई स्कूल में पढ़ाती है उनका कितना 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं। क्या है, ये जितनी है इनका 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं। तो उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाने वाली 36 थी, इनका 2/9 भाग गणित पढ़ाती है। तो इसका 2/9 भाग कितना आएगा, 4 दूनी 8, क्या आएगा 8। मतलब 8 टीचर, 36 टीचर है इसमें हाई स्कूल में, जिसमें 8 जो है वो मैथ पढ़ाती है। क्या करती है, 8 मैथ पढ़ाती है। अब हमें देखना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मैथ पूछ रहा है कि कुछ और पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है वह स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है। क्या पूछ रहा है, गणित नहीं पढ़ाती है। तो गणित नहीं पढ़ाती निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल घटा लेंगे। टोटल 36 शिक्षिका है, इसमें से 8 गणित पढ़ाती है तो 8 घटा लेंगे तो 28 जो शिक्षिकाएं हैं वो गणित नहीं पढ़ाती है। सिंपल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्या है, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। अब इतना हमें रूल मालूम है बोर्ड मास से कि अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, फिर ऑफ को मतलब का को, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो मतलब अगर ये ब्रैकेट है तो इसको हमें पहले सॉल्व कर लेना है तब ब्रैकेट हटाना है। तो 1/2 और माइनस को तो ऐसे ही रख देंगे। अभी ये ब्रैकेट रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 5 का लघुत्तम क्या आया, 15। अब हम क्या करते हैं, 3 के पहाड़े में 15 कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। तो जिस पे आता है उससे ऊपर वाले में गुना करते हैं, 5 में 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा 10 आएगा। ऐसे ही 5 के पहाड़े में 15 कितने पे आएगा, 3 पे। 3 में 4 से हम गुना करेंगे, कितना आएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे 12 आएगा। 10 में 12 माइनस 1/2, ये माइनस तो रहा ही। 10 में से 12 माइनस होगा, क्या आएगा। तो बताइए प्लस माइनस कैसे होता है, प्लस माइनस वाला 10 माइनस 12 है तो क्या है, 10 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, इसका माइनस का मतलब दोनों को घटाना है। तो 12 में 10 घटा लेंगे 2 आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा रहता है, चिन्ह रहता है जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह रहता है। तो बड़ी संख्या के अब कौन है, 10 और 12 में बड़ा 12 है, 12 के आगे माइनस है तो चिन्ह आएगा -2। ये -2 हमारा आएगा। तो सेम ये -2 बट्टा में 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ब्रैकेट हटाना है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है और कुछ बीच में चिन्ह नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/2 और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +2/15। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
लघुत्तम 2 और 15 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आएगा। 2 के पहाड़े में 30 कितने पे? 15 पे। 15 में 1 से करेंगे 15, फिर ऐसे ही जोड़ 15 के पहाड़े में 30 कितने पे? 2 पे। 2 में 2 से गुना करेंगे 4। हमारा 15 और 4 19/30 हमारा आंसर होगा। सिंपल है, सिंपल है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या 47, 82 और 32, 170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर बताना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीज होता है। क्या होता है? एक होता है स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान। अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी संख्या है 327 है। अब इसमें मैं पूछूं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थान का देखते हैं जगह कहाँ पे है। तो ये इकाई, ये दहाई, ये कौन से जगह पे है? इधर से काउंट करते हैं, राइट साइड से। तो ये दहाई वाले जगह पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुने 10 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। लेकिन अंकित मान क्या होता है? अंकित मान जो संख्या होता है वही उसका अंकित मान होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकित मान कभी भी चेंज नहीं होता है। 2 का अंकित मान कहीं पे भी 2 ही होगा, चाहे वो किसी भी संख्या में, अंक सैकड़ा के स्थान पे हो, हजार के स्थान पे हो, इकाई के स्थान पे हो, 2 का अंकित मान क्या होगा? 2 का अंकित मान कहीं भी 2 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 47, 82 और 32, 170 में स्थानीय मान का तो बात ही नहीं कर रहा है। कह रहा है 7 के अंकित मान के मूल्य के बीच का अंतर बताना है। तो सिंपल चीज है, अंकित मान तो चेंज ही नहीं होता है। इस वाले में भी 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा, इस वाले में भी 7 का अंकित मान 7 रहेगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है। 7 माइनस 7 क्या होगा? 0 होगा। अंकित मान क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपल क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? ठीक है। अब होल नंबर, पहले पूर्ण संख्या क्या होता है आपको ये जानना है, तब तो आप चेक करेंगे कि कौन सा सही है या गलत है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 2 टर्म है, पहले आपको मैं बता देता हूँ। एक है प्राकृत संख्या, एक है पूर्ण संख्या। ठीक है। एक प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की जो संख्या है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। 1 से लेके इंफिनिटी तक जितना है सबको क्या बोलेंगे? ये है प्राकृत संख्या। गिनती की जो भी संख्या है प्लस वाला, ये सब प्राकृत है। पूर्ण में भी कोई विशेष फर्क नहीं है। पूर्ण संख्या क्या हो जाता है? इस 1 2 3 4 ये सारा जो सेट है इसमें बस 0 इंक्लूड कर देंगे। 0 से लेके इंफिनिटी तक जो हो जाएगा इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। ठीक है। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब हमें बताना क्या है? अब हमें बताना ये है कि अब हमारे पास कुछ कंडीशन दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। क्या? a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है। अब देखिए, चेक कर देते हैं। अब a प्लस बी, ए क्या है? ए बी क्या है? पूर्ण संख्या है, तो कुछ भी मान लीजिए, आपको जो मर्जी संख्या मान लीजिए। a प्लस बी आपको लेना है, तो ए की जगह कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए मैंने 3 मान लिया, बी को 5 7 कुछ भी मान लीजिए, 5 मान लिया, तो 3 और 5 का मान क्या आएगा? 8 आएगा ए प्लस बी का। बी प्लस ए का मान क्या आएगा? बी के जगह उलट दीजिए, बी के जगह बी का मान 5 है, ए का 3 है। 5 जोड़ 3 बराबर क्या? 8। मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी का मान हुआ बी प्लस ए। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। दोनों सेम है, दोनों का मान क्या है? सेम है, 8 है। क्लियर है? तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, तो ये वाला कथन तो सही है। अब दूसरा कथन चेक करेंगे। ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए का, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ये 3 माना है, बी 5 माना है। 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -2। क्यों -2 होगा? क्योंकि 5 बड़ा है, बड़ा के आगे माइनस चिन्ह है। ऐसे ही बी माइनस ए का मान क्या होगा?
b माइनस a का मान 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या आएगा, ये तो 2 आएगा, इसमें तो 5 के आगे प्लस है। अब ये दोनों तो बराबर नहीं आया, -2 और 2, ये तो नॉट इक्वल है, मतलब a माइनस बी का मान b माइनस a के बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमें यही बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं। आप चेक करना चाहें तो सेम तरीके से ए बी कुछ भी मान के आप चेक कर। संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया। क्या कर दिया, कहा गया 6 से विभाजित करने को, गलती से रानी ने 9 से भाग दे दिया और भागफल आया 21 और शेषफल आया 3। अब कह रहा है उसको अपने गलती का जब पता लगा तो फिर उसने 6 से भाग दिया। अब वास्तव में भागफल और शेष कितना आना चाहिए। ठीक, अब देखिए सिंपल क्या करना है, पहले आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी भी संख्या को, मैं 3 से 17 को भाग दे रहा, ठीक, अब किसको क्या बोलते हैं, पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर रहना चाहिए। जिसको भाग देते हैं, 17 को हम भाग दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये है भाज्य, ये क्या है भाज्य। जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है भाजक, ये क्या है भाजक। जो इधर आ रहा है क्या होगा, 3 पचे 15, और इधर शेष घटाने पे क्या बच जाएगा 2। इधर जो आ रहा है वो है भागफल, ठीक है, और नीचे जो आ रहा है वो क्या है, शेष या शेषफल। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या है, उसको भाग तो देना था 6 से, लेकिन उसने तो 6 से भाग दिया नहीं है। क्या किया है उसने, उसने भाग दिया है 9 से, तो हम उसी हिसाब से अभी देखते हैं। 9 से भाग दिया, तो 9 से भाग दिया मतलब भाजक क्या है 9 है, भागफल कितना आया, क्वेश्चन कह रहा है 21 आया, और शेष कितना आया 3 आया। तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों मालूम ही है, तो भाज्य हो जाएगा भाजक गुने भागफल 9 गुने 21 जोड़ 3। क्या आ जाएगा, 21 में 9 से गुना कीजिए 189 जोड़ 3, क्या आ जाएगा 192। संख्या क्या था 192 था, एक्चुअल में भाग देना था 192 से। अब हमें बता देना है कि अगर वो उसको 6 से भाग दे तो भागफल क्या आएगा, शेष क्या आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप भाग दे दीजिए, 6 से 192 को भाग दीजिए और बता दीजिए क्या भागफल और शेष आएगा। 6 तिया 18, 1 2 12, 6 दूना 12, क्या आ गया 32 आया भागफल और शेष आया 0। क्या आया, भागफल आया 32 और शेष आया 0। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं, तो जिसका क्या हो, जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो उसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। तो आप देख लीजिए ऑप्शन से ही किसमें हर समान है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 है 8 है, 4 है 7 है, यहाँ 4 और 4 दोनों बराबर है। तो तुल्य भिन्न कौन सा है, चौथा नंबर ऑप्शन हमारा तुल्य भिन्न। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो पहले पूर्ण घन क्या होता है ये देखिए, पूर्ण घन क्या होता है, पूर्ण घन होता है किसको बोलते हैं, किसी भी संख्या को खुद से खुद 3 बार गुना करने पे जो संख्या आता है उसको बोलते हैं पूर्ण घन। जैसे 1 को अगर खुद से 3 बार गुना करें, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 आया, ये क्या है पूर्ण घन। ऐसे ही 2 को
पर ये 3 बार तो कितना आ जाएगा, 8 होगा। ऐसे ही 3 को करेंगे, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27, 4 का 64, 5 का, आप 10-15 तक याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। आप और 15 तक भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही 11 का 13, 31, 12 का 17, 28 ऐसे चलेगा, आप याद रख लेंगे। अब पूछ रहा है कौन सा पूर्ण घन नहीं है, तो बताइए। 729, 729 तो है, 9 का पूर्ण घन है। 1000, 1010 का है। 216 6 का है। 333 किसी का पूर्ण घन नहीं है। तो यही वाला हमारा आंसर ऑप्शन नंबर। पर ईंट खरीदने गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। यदि उसके पास 4000 रुपये हैं तो वह कितने ईंट खरीद सकती है। आपको क्वेश्चन ध्यान से बस पढ़ना है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ईंट का मूल्य क्या है, 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट। मतलब क्या, कितना दाम है, 1000 ईंट का दाम है प्रति 1000 ईंट। 1000 ईंट का दाम है, 1000 ब्रिक्स का दाम है 2500। ठीक। अब हमें लेकिन बताना क्या है, हमें ईंट का दाम नहीं बताना है। हमसे पूछ रहा है कि 4000 रुपया में कितना ईंट खरीदेगी। क्या पूछ रहा है, 1000 ईंट का दाम 2500, तो 4000 में कितना ईंट खरीदेगी। तो इसको सिंपल प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। मैं दोनों बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या था, ये है ईंट, ये है रुपया, ये है रुपया, ये नहीं मालूम है, इसको एक्स मान लेंगे। 1000 बट्टा एक्स बराबर 2500 बट्टा 4000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2500 एक्स कितना आ जाएगा, 2500 एक्स बराबर हो जाएगा, 4 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, एक्स हो जाएगा 4 पे 6 जीरो, बट्टा में कितना, 25। अब सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से ये कितना, 25 से ये कट गया कितने पे, 16, और ये 2 जीरो, 1600, कितना आ गया, 1600। ये हमारा आंसर आ गया 1600। मतलब 4000 में वो 1600 ईंट खरीद पाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको अनुपात में ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। सिंपल हिसाब है, 2500 रुपया में क्या मिल रहा है, 2500 रुपया में मिल रहा है 1000 ईंट। क्या, 2500 रुपये में 1000 ब्रिक्स। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, कभी भी 1 रुपया में या एक निकालना हो एक चीज का दाम तो भाग देते हैं। तो 1000 बट्टा 2500, 1 रुपया में ईंट मिलेगा 1000 बट्टा 2500। तो 4000 में कितना ईंट मिलेगा, 1000 बट्टा 2500 में 4000 से गुना कर देंगे। सिंपल हिसाब किताब है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये क्या आ गया, 5 पचे 25, 5 40, 5 से ये फिर क्या हो गया, 200, और गुने 8, 1600। क्या आ गया, 1600। सिंपल हिसाब किताब है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या, देखिए, कह रहा है मिनी ने अपने शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो अब देखिए, सिंपल चीज है, आयत आप क्या जानते हैं, आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वो एक आयत बनाई है
जिसमें सारा भुजा बराबर है। तो अगर सारा भुजा बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और आयत में सारा कोण 90 डिग्री होता है, तो कोण भी 90 डिग्री है, सारा भुजा बराबर है, मतलब वो क्या बन गया, वर्ग बन गया। मतलब वो आयत क्या है, वर्ग है। तो इसके हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सारा वर्ग है वो क्या होता है, आयत ही होता है। सभी वर्ग जो होता है क्या होता है, आयत होता है। सभी आयत वर्ग नहीं होता, क्यों, क्योंकि आयत में क्या होता है, देखिए आयत होने के लिए क्या कंडीशन है, आयत होने के लिए कंडीशन है कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए। आमने सामने का भुजा बराबर, ये इसके, ये भुजा इसकी। वर्ग में क्या होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो अब सोचिए जब चारों भुजा बराबर होगा तो ऑब्वियसली है कि आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी वर्ग जो है वो क्या है, आयत भी हैं, क्योंकि उसमें आमने सामने का भी भुजा बराबर है। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है, क्योंकि आयत में क्या है, आयत में आमने सामने का केवल भुजा बराबर है, वर्ग में चारों भुजा बराबर है। तो सभी आयत वर्ग नहीं है, लेकिन सभी वर्ग आयत है, क्योंकि आयत होने के लिए बस आमने सामने का बराबर होना चाहिए, जो कि वर्ग में भी है। वर्ग में चारों बराबर है तो आमने सामने का तो बराबर होगा ही। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6, उसके कोणों का मान ज्ञात करें। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इतना पता होना चाहिए क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, सब कोण मिला के होता है 180 डिग्री। अनुपात क्या है, 4:5:6। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, सीधे भी निकाल सकते हैं। देखिए 4:5:6 है, तो कितना हो गया, सारा अनुपात जोड़ लीजिए, 4×5=9 और 6=15, कितना हो गया, 15। तो पहला कोण कितना है, 15 भाग में 4 भाग है, तो पहला कोण होगा 4/15 गुने 180। क्या आ गया, 15 में इसको 12, 12×4=48। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 5/15 गुने 180। काट दीजिए, 5×3=15, 3 से 60, 60। तीसरा कोण क्या होगा, 15 भाग में 6 भाग है, 6/15 गुने 180। ठीक, काट दीजिए, 15 से 12 पे, 12×6=72, कितना आ गया, 72। तीनों कोण हमने निकाल लिए। सेम चीज आप अगर रेशियो कांस्टेंट एक्स मानते, 4x 5x 6x जोड़ते तो 15x बराबर 180, एक्स बराबर 180, 15 से भाग देते 12 आता। तो पहला कोण 4x 12×4=48, दूसरा 12×5=60, तीसरा 12×6=72, ऐसे आता, सेम चीज होता। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है देखिए, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंची, कब पहुंची, दोपहर के 2 बजे। उसको अलीगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ना है। 4 ट्रेन उपलब्ध हैं, 4 ट्रेन का टाइम दिया है 15, 17:05, 4:32, 18:30, 19:15। अब पहले मैं आपको लिख देता हूं क्या कंडीशन। वो कितना बजे पहुंची है स्टेशन, 2 बज के, लेकिन दोपहर में, भोर में नहीं, दोपहर में। और 4 जो ट्रेन आने वाला है कितना, 17:05, 4:32 और 18:30 और 19:15, जो भी हो मान लीजिए। अब क्या है, सिंपल हिसाब किताब है कि ये किसमें दिया हुआ है, ये जो टाइम दिया है रेलवे टाइम, 24 घंटा के हिसाब से दिया गया है। क्यों, क्योंकि रेलवे टाइम में ही हम 17 19 ऐसे चलाते हैं, नॉर्मल टाइम में तो 1 2 3 ही बस AM PM होता है। तो अब ये 17:05 का एक्चुअल में मतलब क्या है, 17:05 हम किसको बोलते हैं, सुबह को या शाम को। तो 12 के बाद से बड़ा जितना होता है वो दोपहर वाला होता है। तो 17 में 12 घटा लीजिए, ये टाइम कितना है एक्चुअली में, 5:05 शाम को हम बोलते हैं क्या,
इवनिंग को हम बोलते हैं 17:05। 4:32 ये किसको बोलते हैं? 12 से जो कम है वो सुबह के टाइम को बोलेंगे। तो ये 4:32 भोर का टाइम हो गया। ये फिर कितना, 12 घटा लीजिए, ये 6:30 शाम का टाइम हो गया। और ये सेम तरीका से 12 घटा लीजिए, 7:15 शाम का टाइम। अब बताइए वो 2 बजे पहुंची है, अगर पहला ट्रेन वो ले तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा? 2 बजे से लेके 5 बजे शाम तक 3 घंटा 5 मिनट। इसके लिए अगर वेट करेगी तब तो काफी वेट करना पड़ेगा। 2 बजे दिन से लेके सुबह के 4 बजे तक, तो 12 और 2 लगभग 14 घंटा वेट करना पड़ेगा। इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा? 2 बजे पहुंची है, 6:30 मतलब 4.5 घंटा। इसके लिए 2 बजे पहुंची है, 7:15 शाम को है, 5 घंटा 15 मिनट। तो सबसे कम वेट उसको किसमें करना पड़ रहा है? सबसे कम वेट पहले केस में मात्र 3 घंटा ही उसको वेट करना पड़ रहा है। तो यही ट्रेन वो पकड़ेगी क्योंकि वो सबसे पहले अवेलेबल है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है। ये पिछले बार गलत क्वेश्चन आया था, इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रेनू ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। क्या किया? 8 समूह में बांट दिया। अब उन्होंने समूह को अपना औसत भार निकालने को कहा। पहला समूह जो है उसमें 8 विद्यार्थी हैं और उसने अपना भार तौला और औसत भार कितना आया? पहला समूह ये है जिसमें 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थियों का औसत आया 38.2 किलो। बाद में उनको पता चला कि एक विद्यार्थी का वजन उन्होंने गलत ले लिया है। क्या किया? गलत ले लिया। कैसे गलत ले लिया? उनको लेना था 25.9 किलो, लेकिन गलती से उन्होंने ज्यादा लिख लिया था, 29.5 किलो लिख लिया था। तो आंसर भी गलत आया होगा, जो औसत आया होगा वो भी गलत आया होगा। अब बताना है कि समूह का सही औसत भार क्या होगा। अब इसके लिए मैं पहले आपको कुछ भूमिका देता हूं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अब औसत क्या होता है पहले ये देखिए। औसत क्या होता है? औसत सिंपल होता है संख्याओं का योग या प्रेक्षणों का योग, जो भी बोलिए, का योग बट्टा संख्याओं की संख्या, बट्टा प्रेक्षणों की संख्या या संख्याओं की संख्या, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या आंकड़ों की संख्या, जो बोलना है आप बोलिए। मतलब क्या? सिंपल उदाहरण समझाऊं तो अगर आपसे कहूं 20 और 30 का औसत निकाले, तो आप क्या करते हैं? 20 और 30 को जोड़ देते हैं, 20 जोड़ 30, और क्या करते हैं? किससे भाग देते हैं? 2 से भाग देते हैं। क्यों 2 से? क्योंकि 2 संख्या है। 3 संख्या होता 3 से भाग देते, 4 संख्या होता 4 से। तो ये औसत क्या आ गया? 20 30 50 बट्टा 2, 25 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, बाद में आपको पता चला कि दूसरा संख्या जो आपने 30 लिया था, वो एक्चुअल में क्या लेना था? आपने गलत ले लिया था। वो आपको एक्चुअल में 26 ही लेना था, लेकिन आपने गलती से क्या कर लिया था? 30 ले लिया था। तब तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज होगा या नहीं? आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। अब आपका सही सम क्या आ जाएगा? सही, ये जो 20 30 50 आ रहा था, चूंकि ये 26 था, तो 20 और 26 क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तब आपका औसत क्या आएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, औसत जो भी आए, मतलब क्या फर्क पड़ा? क्योंकि ये संख्या एक्चुअल में 26 था, हमने 30 ले लिया था, मतलब 4 हमने ज्यादा ले लिया था। तो जो टोटल सम था ये 50, उसमें हमने 4 घटा लिया, एक्चुअल में वो 46 ही हमें लेना था। ये जो 20 और 30 50 आया, ये एक्चुअल में 4 कम था, 46 था। तो इसमें हमने 4 घटा लिया और फिर भाग दे के जो औसत आएगा आएगा। सेम यही क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि 8 विद्यार्थी हैं, उनका औसत है 38.2। क्या दिया हुआ है? औसत। छोड़िए औसत को, अभी गोली मार। 8 स्टूडेंट हैं, औसत दिया हुआ। अब एक स्टूडेंट का, 7 स्टूडेंट का तो ठीक रहा, ठीक है।
8वें स्टूडेंट का क्या हुआ है वो दिया है, पहले एक चीज लिख लेते हैं। औसत क्या होता है? एवरेज होता है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग या प्रेक्षणों का योग, वो तो हमें मालूम नहीं है। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या, संख्याओं की गिनती या संख्या। अब देखिए, अब क्या औसत दिया हुआ है कितना, 38.2। औसत कितना दिया है, 38.2 बराबर संख्याओं का योग, योग हमें नहीं मालूम अभी, बट्टा में संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या का औसत निकाल रहे हैं, 8 का। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 38.2 में 8 से गुना कर देंगे, कितना, 4×8 = 3200, 144 है। 3200 में एक 3056 आ जाएगा, मतलब 305.6 आ जाएगा। ये हमारा आ गया क्या, संख्याओं का योग आ गया। 8 संख्याओं का औसत इतना है, सबको जोड़ने पे आ गया 305.6। अब क्या हुआ देखिए, अब एक्चुअल में ये क्या किया गया था, 7 स्टूडेंट का तो ठीक लिया, एक स्टूडेंट का उसने क्या ले लिया था, देखिए एक स्टूडेंट का लेना था 25.9 और उसने जोड़ लिया था 29.5। ठीक है, क्या करना था, एक्चुअल में था 25.9, लेकिन गलती से क्या ले लिया था, जोड़ते टाइम 29.5 जोड़ दिया था। तब तो गड़बड़ हो जाएगा, हमने ज्यादा जोड़ दिया था, जबकि एक्चुअल में हमें 25.9 ही लेना था, मतलब कितना ज्यादा जोड़ दिया था। तो घटा लेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, आएगा 3.6। 3.6 हमने ज्यादा जोड़ दिया है, तो क्या करेंगे, जो ज्यादा जोड़ा है उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलती से अधिक जोड़ दिया है। तो 305.6 में 3.6 घटा लेंगे, क्योंकि ये हमने ज्यादा जोड़ा है। तो असली में सम आएगा वो कितना आएगा, 302। असली में औसत, औसत संख्याओं का जो औसत सब मिला के योग आया वो आया 302। आठों संख्याओं का योग आया 302। अब इनका औसत बता देना है। तो संख्याओं का योग है 302 बट्टा संख्या कितना है 8, भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 37.75। क्या आ जाएगा, 37.75। ये थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल, आपको पैटर्न अवलोकन करना है और अगला पद लिखना है। इसमें आप ध्यान से बस देखना है और कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए क्या रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 8 से भाग दे रहे हैं, 1 आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 9 और 8 दोनों आ रहा है, यहाँ 1 ले रहे थे, यहाँ 2 ले रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 1 2 आ रहा है। यहाँ 9 8, फिर अगला 7 आया, फिर इधर 1 बढ़ रहा है, इधर 1 1 घटते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, फिर इधर बढ़ रहा है 1 2 3, यहाँ 9 8 7 6 तक आ गया, 4 आ गया, 4 संख्या। ऐसे ही यहाँ 4 आ गया, और यहाँ 1 2 3 4, तो अगले में क्या होगा, 9 8 7 6 5, 5 संख्या आ जाएगा, माइनस यहाँ 4 के जगह 5 आएगा, भागा 8 बराबर 1 2 3 4, अगला 5 तक आएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, कह रहा है प्रियांशु के पास 10 और 20 के नोट हैं, क्या है, 10 और 20 के नोट हैं आपके पास। वह 50 रुपया बनाने के लिए क्या करता है, प्रियांशु को 50 रुपया चाहिए और 10 और 20 का नोट है, तो उसके लिए उसने क्या किया, 20 का 2 नोट लिया और 10 का एक और नोट लिया। अब कह रहा है कि क्या अन्य ऐसा और कितना तरीका हो सकता है जिससे वो 50 रुपया बना सके और केवल 10 और 20 के नोट का ही यूज हो। अब जैसे क्या कह रहे हैं देख लीजिए, 50 रुपया उसको चाहिए था, बनाना था, और नोट उसके पास था केवल 10 का और 20 का। तो उसने एक क्या किया, तरकीब लगाया, 20 का 2 नोट लिया तो 40 हो गया, और 10 का एक लिया तो हो गया 40, और 10 50 हो गया, 50 रुपया। अब पूछ रहा है कि एक तो ये तरीका हो गया,
और ऐसे कितने तरीके हैं जिससे 50 रुपया बनाया जा सकता है 10-20 के नोट के उपयोग से। तो सिंपल है, अन्य और क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है 10 का हम 3 नोट ले लें, 30 रुपया हो जाएगा, और 20 का एक नोट ले लें, तो कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 और 20 का एक नोट 20, 30 और 20 50 हो जाएगा। एक तरीका और हमने पता कर लिया, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा जिससे 10 और 20 के नोट से 50 रुपया बनाया जा सके। तो अन्य मात्र एक ही तरीका है। ठीक है, तो ये हमने आज कवर किया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में